चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल जैसा मैंने बताया था, ठीक है, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा दिए थे, पूरा उसका प्रॉब्लम भी करा दिए थे। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने दिया था, उस ऑनलाइन का क्वेश्चन भी कल डिस्कशन किया गया था यहाँ पे। ये जो होमवर्क दिए थे, दो ठो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कल डिस्कस किए थे क्लास में। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कल जो है आपको व्हाट्सएप कैलकुलेशन इन साइंस में फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आपका सेकेंड ईयर के लिए पहला चैप्टर है। ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन जो है आपको ट्रेड थ्योरी में भी बहुत ही रिलेटेड चीजें हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्हाट्सएप कैलकुलेशन के सिलेबस में सेकेंड ईयर के पहला चैप्टर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि लेसन नंबर 1, सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर आपका 1 है, लेसन नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसको हम घर्षण जानते हैं, जो कोई भी सतह दो बॉडी जो कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे क्या होता है, घर्षण होता गर्जन होता। है। हाँ, तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे के पूरा, अभी जो हमारा 40-45 मिनट का जो भी क्लास होगा, उस पूरे क्लास में हम लोग इसको पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सिलेबस को हम लोग एक बार देखेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या है, फ्रिक्शन में आपका पहला टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब क्या है, फ्रिक्शन के लाभ और हानि। किसी भी चीज को हम पढ़ने से पहले ये जानना काफी जरूरी होता है कि इसको पढ़ने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, अगर ये हम नहीं जानेंगे तो पढ़ने में कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों का। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस हमको पढ़ना क्या क्या है ये पता होना चाहिए पूरे डिटेल में। तो आपका पहला जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, फ्रिक्शन में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अंग्रेजी में जो लिखा है। आपका सिलेबस क्योंकि अंग्रेजी में ही आता है, आपका हिंदी मीडियम कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको हिंदी हम बता दे रहे हैं इसका। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का मतलब होता है लाभ और हानि। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ और डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है आपका कौन है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण के नियम। घर्षण के कौन कौन से नियम होते हैं उस नियम को जानना, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम घर्षण के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें उस नियमों का हम यूज करेंगे, वहाँ हमसे गलतियां ना हो। उसके लिए कुछ रूल डिफाइंड किए गए हैं, उस रूल्स के बारे में चर्चा की जाएगी। फिर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, घर्षण का गुणांक। ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसके क्या फॉर्मूला होते हैं, उससे हम लोग देखेंगे। फिर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, घर्षण का कोण। ठीक है, घर्षण जब होता है दो बॉडी के बीच में तो एंगल कैसे बनता है, उस एंगल को देखेंगे। फिर है सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। फिर बोला है कि फ्रिक्शन से रिलेटेड जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक दिन का क्लास नहीं है। अभी आपको आज के क्लास में हम सिर्फ फ्रिक्शन का पूरा कंसेप्ट बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। जितना हो पाएगा उतना आज करेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो कल करेंगे। कल के क्लास में प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करेंगे। आज सिर्फ केवल इसे बताएंगे होता क्या है। ठीक है, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए। हाँ, फिर है फ्रिक्शन में लिब्रिकेशन। फ्रिक्शन में लिब्रिकेशन क्या है उसको पढ़ना है। फिर है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको बता दिए ऊपर। एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसका एप्लीकेशन क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके वर्कशॉप में, जो प्रयोगशाला में आप यूज करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या एप्लीकेशन है, इस सब के बारे में डिस्कशन होगा डिटेल्ड में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सिलेबस के अनुसार। तो उसी के अनुसार हमारा ये आज का क्लास है। घर्षण के लाभ और हानि, क्या लाभ है और क्या हानि है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे सभी लोगों को दिख रहा होगा।
घर्षण के लाभ और हानि दिख रहा है सभी लोगों को? ठीक है। घर्षण के लाभ, घर्षण के लाभ पहला क्या है, वस्तु की स्थिति को बनाए रखना। जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में हम कोशिश करते हैं बनाए रखना, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ लॉस होता है घर्षण के कारण, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उसको हम एज इट इज रखें। घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसके आकार को स्थिर रखती है। ठीक है। फिर क्या है, वस्तु में टूट फूट होना, ये जो है आपका घर्षण के कारण वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। इसे बचाने के लिए हमें तेल या चिकनाई आदि का प्रयोग करते हैं, ये उसका रेक्टिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन ये हानि है, जब जो चीज जब आपस में रगड़ती है उसके कारण क्या होता है, वो टूटती है, फिसल, मतलब उसका जो कण होता है वो टूट के झड़ता है, तो वो क्या होता है, बर्बाद होता है। तो ये हमारे क्या है, लॉस के श्रेणी में आते हैं। फिर क्या है, गति में सहायता करना, जो हमारा मोशन होता है, गति होता है, उसमें घर्षण हमको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, जैसा आप अवगत है सभी चीजों से। वही आपके लाभ में लिखा हुआ है कि घर्षण में गति में सहायता करना, घर्षण के कारण हम आराम से चल व दौड़ पाते हैं। धावक गति में तेजी लाने के लिए घर्षण को बढ़ाना पड़ता है, जैसे आपका स्पाइस वगैरह का प्रयोग धावक द्वारा करता है। ठीक है, ताकि जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आसानी से दौड़ पाएगा, चल पाएगा, तेज चल पाएगा, उसमें स्लिपेज कम होगा, स्लिप करने की संभावना कम होगी अगर फ्रिक्शन हम बढ़ा देंगे। ऊर्जा का नुकसान, ऊर्जा का नुकसान होता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। वही लिखा हुआ ऊर्जा का नुकसान। घर्षण हमारे कामों में बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, बहुत सारा जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है फ्रिक्शन के रूप में। ठीक है। फिर है पकड़ को मजबूत बनाना। घर्षण के फायदे ये है कि किसी चीज की ग्रिपिंग, ग्रिपिंग को मजबूत बनाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है गति को कम करना, रोलर स्टेकिंग जैसे खेल में घर्षण क्रिया गति को कम कर देते हैं, इसके लिए सतह को चिकना बनाया जाता है, ये इसकी हानि है। फिर है ताप को बढ़ाना, अगर आपको हीट बढ़ाना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। कि रगड़न से क्या होती है, आप हाथ को रगड़ेंगे देखेंगे हीट पैदा होती है, हाथ गर्म होने लगता है, मतलब क्या है, आपका हीट बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर पॉइंट में जो लिखा है ताप को बढ़ाना, कैसे बढ़ेगा, घर्षण बढ़ाएंगे, घर्षण बढ़ा, अब देखेंगे आपका हाथ यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है, यानी हीट जनरेट हो रहा है। वही लिखा है ताप को बढ़ाना, घर्षण के कारण अतिरिक्त ताप गति बढ़ जाती है। लेकिन क्या है, इसका हानि क्या है, गति को मुश्किल करना, कठिन व अधिक घर्षण, ज्यादा भी घर्षण हो जाएगा तो इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि आपका गति नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो हीट के कारण उसका लॉसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उसका नुकसान भी है, ऑप्टिमम वैल्यू रखते हैं। तो ये कुछ इसके लाभ थे, कुछ इसकी हानियां थी, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं घर्षण का बेसिकली डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यदि पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है। मतलब क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है जो अपोज करता है, विपरीत जो हम लगाते हैं उसके विपरीत वो फोर्स लगता है। वही लिखा है, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है, विरोध करने वाला बल है, जो वस्तु के गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, वो कहता है कि हम वस्तु को गति में नहीं आने देंगे, अगर ये स्थिर है तो बोलते इसको नहीं आने देंगे, इसका विरोध करता है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, जब भी टू बॉडी, दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आएंगी तो उनके संपर्क पृष्ठ पर, संपर्क पृष्ठ मतलब क्या, जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, जहां पे वो कॉन्टेक्ट कर रही है, पहले वाले बॉडी का ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस, दूसरे वाले बॉडी का ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस, इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस पे आपका कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ सकता है कहीं पे इंटरव्यू वगैरह में, घर्षण बल कहाँ पे काम करता है, तो कहाँ पे करता है, संपर्क पृष्ठ पर काम करता है। किसके संपर्क पृष्ठ पे, जिस दो बॉडी के बीच में घर्षण हो रहा है। ठीक है, ये है घर्षण की आपकी परिभाषा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझ जाएंगे आप अपने से डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो शब्द लिखा है उसी को आप बोले, कंसेप्ट आपका सेम होना चाहिए। एक डायग्राम देख रहे हैं आप लोग सभी लोग। ठीक है, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी इस मेज पे रखी हुई है, ये मानिए एक टेबल है, ये टेबल की एक लाइन है जिसपे ये वाली बॉडी आपकी एक रखी हुई है। ठीक है, हाँ, ये इस पे रखी हुई है, इसमें क्या है, इस बॉडी का एक मास है। ठीक है, इसके मास के कारण, जो कल हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिए हैं, जहाँ पे इसके कारण क्या लगता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अर्थ जो है इसको अपनी ओर खींचती है,
ये खींचने के कारण इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगता है, जो इस बॉडी का क्या होता है, वेट होता है। ठीक है। अब चूंकि ये बॉडी पहले ये टेबल पे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो टेबल भी आपका क्या है, टेबल के मॉलिक्यूल्स भी क्या है, आराम अवस्था में सो रहे हैं बेचारे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे इन पे दबाव पड़ रहा है, इन पे कोई चढ़ गया है, तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं हम, तुम मेरे ऊपर मत चढ़ो, हम आराम कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएंगे। यही फोर्स होता है एन, जो कि ये मेज लगा रही है, ये सरफेस जो है इस बॉडी के ऊपर लगा रही है, बोल रही है कि नहीं हमको आराम करने दो। ठीक है। तो जब भी आपको पता है कि किसी भी क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, वही है यहाँ पे। ये जो बॉडी है इस मेज पे एक फोर्स लगाई अपने मास के कारण, क्योंकि बॉडी मासलेस नहीं है, बॉडी का अपना एक वजन है, मास है, द्रव्यमान है, उसके कारण ये mg फोर्स डाउनवर्ड लगा। इस mg फोर्स के लगने के प्रतिक्रिया में, ऐसे नहीं, इस फोर्स के लगने के प्रतिक्रिया में, इसके विरोध में, यह जो मेज है या इस बॉडी के ऊपर ऊपरी डायरेक्शन में समान मात्रा में प्रतिक्रिया फोर्स लगाता है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने के लिए, तभी तो ये बॉडी मेज पे खड़ी है। अगर ये वाला फोर्स का मान ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मेज कनेक्ट हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। आप देखते हैं किसी चीज पे कोई भारी सामान रख देते हैं, देखते हैं टूट के नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि, और जब पहले कोई हल्का सामान रखते हैं तो मेज आराम से मेज पर रखी रहती है। कैसे रखी रहती है, उस जो सामान आप रखे उसके वेट को ओवर कौन कौन कर रहा है, वो मेज कर रही है। वो मेज भी उसका जितना वेट था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, तभी वो आराम से वस्तु उस पर पड़ी हुई है। हमने ये मोबाइल रखा, हमारा हाथ से इसमें फोर्स लग रहा है, इसलिए आसान से ये मोबाइल मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। अगर ये इतना भारी चीज होता तो कुछ इस तरह से गिर जाता, इसको इसको गिराते हुए गिर जाता, तोड़ते हुए। हम इसको नहीं रोक पाते। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और हम जिसको फोर्स अपोज कर रहे हैं, हमारा लगाया गया फोर्स जो है इसके ऊपर वो काफी कम है, और नेट फोर्स जो है सो नीचे के डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, इसके कारण क्या हो गया, ये बॉडी नीचे आ गई। वही यहाँ पे होता, अगर ये mg कम होता ज्यादा होता और इसकी लगाने की कैपेबिलिटी कम होती, तो ये बॉडी कुछ यहाँ नीचे आ जाती, नीचे गिर जाती। ठीक है। ये कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फिर हम आगे देखते हैं। जैसा हमने लिखा भी है, इसको हमने शब्दों में भी लिख दिया है, आपको पीपीटी शेयर कर दी जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, जब एक वस्तु को चित्र अनुसार, जो चित्र में बनाया गया डायग्राम, मेज पर रखते हैं, मेज पर रखने पे मेज पर वस्तु द्वारा द्रव्यमान के कारण, जैसा मैंने बताया था आपको, वस्तु के मास के कारण, उसके वेट के कारण एक बल F इज इक्वल टू एम जी। एम जी क्या है, इसका वेट है, इस बॉडी का वेट है, वो किसे लगा, नीचे लगा, डाउनवर्ड लगा। परिणाम स्वरूप, तो पढ़िए क्या है, परिमाण स्वरूप, मतलब क्या है, ये लगने के कारण, ये द्रव्यमान लगने के कारण, परिमाण स्वरूप मेज भी, जो ये मेज थी जैसा हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये मेज भी वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में, मतलब क्रिया कर रहा है कौन, ये बॉडी कर रही है मेज से, प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, मेज कर रहा है बॉडी के ऊपर। चीजों को समझिए, बहुत ही बेसिक चीज है, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है चीजों को समझने में, फिर आसानी से आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे इसी तरीके से। प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा, ये नीचे लगा रही थी, ये कैंसिल करने के लिए विपरीत दिशा में, नीचे था तो नीचे का विपरीत क्या होगा, ऊपर। ये नहीं है कि एन हमेशा ऊपर लग रहा है, आप कंसेप्ट रखने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये नीचे लग रहा था तो हमेशा अपोजिट होता है एम जी का, तो इसलिए ये ऊपर लगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जिसे गुरुत्वीय बल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, आपका गुरुत्वीय बल कहते हैं, F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल F इज इक्वल टू माइनस एम जी, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड था, तो ये क्या है, F इज इक्वल टू माइनस एम जी, ऊपर की ओर लगा। दोनों आपस में निरस्त हो जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वस्तु बहुत ही प्यार से रखी रहती है। जैसे ये मेज है, तो ये मोबाइल बड़ी प्यार से रखी हुई है, क्योंकि इस मोबाइल द्वारा मेरे हथेली पे लगाया गया फोर्स और मेरे हथेली द्वारा इस मोबाइल पे लगाया गया फोर्स, दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, आराम से यहाँ पे रखी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही यहाँ पे लिखिए, जिससे वस्तु मेज पर विराम अवस्था में पड़ी रहती, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में पड़ी रहती। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को फ्रिक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को,
हेलो हेलो। हाँ, मैंने जी सबको सर। सबको अनम्यूट कर दिया है। इस कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए फिर से म्यूट कर देंगे। पहले आपको एक समझा देंगे, फिर हम स्वयं आपको अनम्यूट करेंगे और आपसे पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखिए। बीच में आप बोलेंगे अभी तो मुझ तक आवाज नहीं आई क्योंकि मैंने आपको म्यूट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु पर, जो वस्तु मेज पर रखी हुई थी, जैसे ये मोबाइल है, ये मान लीजिए मेज था, ये मोबाइल है। ठीक है, इस पे कम परिमाण में, मतलब क्या है, एक क्षैतिज क्षैतिज आरोपित करते हैं, मतलब इसको हम इस डायरेक्शन में ठेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फोर्स लगाने के बाद भी यह वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु अभी भी स्थिर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी थी और हम ये फोर्स ऐसे लगा रहे थे, लेकिन फिर भी बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, मोबाइल आगे नहीं जा रहा, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ईमानदारी से लगा रहा हूँ फोर्स, लेकिन फिर भी आगे नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है, मेरे द्वारा लगाए गए इस फोर्स को कोई रोक रहा है, कोई कैंसिल कर रहा है। वो कौन कर रहा है? ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम देखिए, जैसे कि ये एक इंसान है, एक मेज पे एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, एक मेज पे एक बॉडी रखी हुई है और ये जो इंसान है इसको धक्का दे रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये बॉडी वहीं की वहीं है, बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अभी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब वस्तु को मेज पर रखा गया तो मेज व वस्तु, आपको पहले ही बताया है कि घर्षण कहाँ लगता है, दोनों के कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे, जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रही है, ये वाला, ये वाला जो लाइन है आपका, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस के अलोंग क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका इफेक्ट में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स सामने आएगा। ठीक है, दृश्य में आएगा फ्रिक्शन फोर्स, उसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि दो बॉडी कांटेक्ट में आई है। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी फ्रिक्शन फोर्स होगा, कम या ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है सरफेस की क्वालिटी पे। इस सरफेस की क्वालिटी क्या है, घर्षण का गुणांक क्या है उस सरफेस का, ये डिपेंड, कम या ज्यादा हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फ्रिक्शन होगा। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी तो फ्रिक्शन होगा। कम या ज्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कम या ज्यादा क्या होगा वो आगे कंसेप्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है, जब वस्तु को मेज पर रखा गया तो मेज व वस्तु के संपर्क पृष्ठ पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जो सतहों के आवेशित कणों के मध्य लगता है। जो ये आवेशित जो सतह है, जो आवेशित सतह है, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मध्य लगता है, इनके बिटवीन लगता है। ठीक है, जिससे दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर संपर्क बल लगाती हैं। संपर्क बल का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉडी कांटेक्ट में आई हैं, कॉन्टैक्टिंग सरफेस उन दोनों के बीच में जो आवेशित कण है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कांटेक्ट में आने के कारण कॉन्टैक्टिंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस संपर्क बल को यदि घटकों के रूप में वियोजित किया जाए, मतलब क्या, इसको हम तोड़े कंपोनेंट के रूप में, जैसे हम सेंट्रॉइड पढ़ा रहे थे, तो जो जो फिगर था 2 3 4 आयत, आप क्या करते थे, कंपोनेंट में तोड़ते थे। उसी तरीके से यहाँ बॉडी के, हर बॉडी को हम देखेंगे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो कंपोनेंट में तोड़ के देखेंगे इसकी कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में कैसे लग रहा है। उसी तरीके से इस संपर्क बल को यदि घटकों के रूप में वियोजित किया जाए तो एक घटक स्पर्श सतह के लंबवत होता है, जो स्पर्श सतह है उसके लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा संपर्क सतह के समानांतर हो जाता है, मतलब क्या है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, संपर्क बल का जो घटक लंबवत होता है अभिलंब बल कहलाता है, यानी क्या, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, जो लंबवत होता है। और जो बल संपर्क सतह के समानांतर कार्य करता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। तो अब तक जो हम लोग घर्षण को पढ़ रहे थे कि दो बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण, कांटेक्टिंग सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस में कांटेक्ट में आने के कारण
वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को आवेशित हो जाने के कारण वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे एक कॉन्टैक्टिंग फोर्स लगाते हैं। वो कॉन्टैक्टिंग फोर्स कैसा होता है? एक लंबवत होता है, ठीक है, सरफेस पे लंबवत, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब। और एक क्या होता है? सरफेस के समानांतर। मतलब मेरे लाल, अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसकी समानांतर लाइन कैसी होगी? इसकी समानांतर लाइन आपकी कुछ इस तरह की होगी। ये समानांतर लाइन आपकी इस तरह की, ठीक है। अगर आप इधर से दे रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा फ्रिक्शन ऑफ समानांतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे स्लाइड में देख रहे हैं फिर। चलिए पहले सबका प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, डाउट करिए हुए। हाँ बताइए, इसमें कुछ दिक्कत इस स्लाइड में किसी को समझने में? हेलो। सर मतलब घर्षण जो है, हेलो, हाँ बोलो बोलो बाबू। तो वो सिर्फ गत्यावस्था में ही पाया जाएगा? क्या? नहीं नहीं, ये हमने कहा कि गति अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन जैसो समानांतर जो मतलब जब घर्षण होगा तो गति में ही तो होगा, जो कैसे? ऊपर की बॉडी को खिसकाएगा, जो ये आदमी खिसका रहा जस्ट वेट, जस्ट अभी एक second, ठीक है। ये एक बॉडी है, दिख रहा है ये बॉडी? है। जी ये इंसान फोर्स लगा रहा है, ये भी दिख रहा है तुमको? जी लेकिन बॉडी मूव कर नहीं कर रही है, ये भी दिख रहा है आपको? जी जी। तो इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को कोई तो अपोज कर रहा होगा। हम्म। कौन अपोज कर रहा है? मेज मेज। मेज और उसके बीच। हाँ, मेज और इसके जो कॉन्टेक्टिंग है, इसके कारण जो इसके समानांतर जो फोर्स लग रहा है, जो लंबवत लगेगा वो तो इसको बैलेंस किए हुए है। वो बस लंबवत जो है वो तो सिर्फ इतना बैलेंस किए हुए है कि ये बॉडी टूट के नीचे ना जाए। लेकिन ये बॉडी आगे क्यों नहीं जा रही है? ये बॉडी, हमारा जो फोर्स है वो तो कुछ इस डायरेक्शन, समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, समझ गए? जी, कि हमारा मतलब वो जो आदमी जो बल लगा रहा है, उसके अपोजिट समानांतर में वो बॉडी इस पे बल लगा रही है। हाँ, वो बॉडी बॉडी नहीं लगा रही है, वो सरफेस लगा रही है। वो बॉडी और जी जी जो सरफेस, दोनों का जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, उन दोनों के बीच में ये फोर्स जनरेट होता है, पैदा होता है। जी। ये नहीं बोल सकते कि ये तो सर, लड़के को लगाई। जो आदमी जो बल लगा रहा है उसके अपोजिट सेम, मतलब उतना ही बल वो अपोजिट लगा रहा है। अपोजिट लगा रहा है। कौन कौन लगा रहा है? ये कॉन्टेक्ट सरफेस। सरफेस जो हाँ सरफेस पे जो घर्षण हो रहा है वो। हाँ, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स आवेशित हुए हैं, इन दोनों के बीच में सरफेस के समानांतर एक फोर्स जनरेट हुआ है। ये वाला जी रेड कलर से देख रहे हो, ठीक है। जी सरफेस के समानांतर जो जनरेट हुआ है, ये इसका जो ये लगा रहा था, आपको ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं, ये जो इस डायरेक्शन में लगा रहा था, इसका ये अपोज कर रहा है। संपर्क सतह से। संपर्क सतह इसका अपोज कर रहा है। ये बोल रहे हैं हम आगे नहीं जी जाए, जी ये अपने आप को ओवरकम कर रहा है। अभी आगे देखेंगे इसकी क्वालिटी, कि हम ये 1 न्यूटन लगाया तो ये भी 1 न्यूटन लगा रहा है, ये 2 न्यूटन लगा रहा है तो भी 2 न्यूटन लगा रहा है। तो ये अपने आप को बहुत ही अच्छी इसके अंदर क्वालिटी होती है कि सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। तो आप जितना लगा रहे हो उतना ये भी लगा रहा है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी, आगे देखेंगे। कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ अच्छे एनिमेशन हमने लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इतना बिलीव रखिए कि जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और किसी को कोई जी डाउट? सर। और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। फिर हम सबको म्यूट कर रहे हैं, फिर हम पूछेंगे अनम्यूट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है, आपका एफ ए जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं इस सरफेस पे, ये इंसान लगा रहा है। और ये जो इस कलर से देख रहे हैं एफ एफ, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण बल, ठीक है। आपका ये रेड कलर दिखा रहा है आगे की ओर, और ये जो ब्लू कलर है ये इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। ये लगा रहा है फोर्स एफ ए अमाउंट का, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। उसको अपोज कौन कर रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने देखिए इसको शब्दों में लिखा है,
जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बल लगाने पर ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा पा रही है। ठीक है, क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि हमारे द्वारा लगाए जाने वाले बल एफ ए, ये था एफ ए का विरोध घर्षण बल एफ एफ द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब एक और डायग्राम दिखाते हैं जिससे चीजें बहुत क्लियर होंगी और आपका कंसेप्ट थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे एक टाइम के बाद वस्तु चल पड़ती है, वो आपको एनिमेशन से दिखेगा। इस इस फिगर को सब लोग ध्यान से थोड़ा सा देखना, थोड़ा आराम से, बहुत ही ध्यान से देखना है। मतलब आसानी से आप लोग 1 मिनट इसको थोड़ा सा वॉच कीजिए, 25-30 सेकेंड। देखिए, अभी आप जो वॉच किए होंगे, आप देखे होंगे पहले इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा। देखिए 1 न्यूटन का लगा, तो ये भी 1 न्यूटन लगाया, फिर 2 न्यूटन का लगा, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना जनरेट हुआ? 2 न्यूटन। फिर 2.5 न्यूटन का लगा, वो भी 2.5 न्यूटन लगाया। लास्टली जो आपका अप्लाइड फोर्स 2.6 न्यूटन लगाया, लेकिन उस सरफेस के कांटेक्ट में जो फोर्स जनरेट हो सकता था वो मैक्सिमम 2 कितना था? 5 ही था, जिस कारण से बॉडी आपकी मूव कर गई। ठीक है, देखिए आराम से देखिए इस फिगर को। 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 2.5 न्यूटन, 2.6 पे मूव कर जा रही है। जैसे 2.6 हो रही है, बॉडी आगे की ओर जा रही है। जब तक 2.5 था ओवरकम हो रहा था, लेकिन जैसे ही 2.6 हुआ ओवरकम नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट फोर्स कितना लग पाया? मात्र 2.5 ही लग पाया। ठीक है, तो वस्तु विराम अवस्था से अब मोशन में चली गई। ठीक है, यही वाला जो केस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से डायनेमिक फ्रिक्शन में जाता है। तो आपका स्टैटिक घर्षण होता है और गतिज घर्षण अभी आगे आएगा आपके कंसेप्ट में, वो चीजें आगे क्लियर होंगी, ये चीजें यहाँ से क्लियर होंगी। हमने यहाँ लिख भी दिया है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जिनको बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, 1 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल भी 1 न्यूटन लगा, वस्तु विराम में ही है। फिर हमने 2 न्यूटन का लगाया तो घर्षण बल भी 2 न्यूटन लगा। ऑटोमेटिक वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेने की, और वस्तु विराम में ही है। फिर हमने 2.5 का लगाया तो घर्षण बल भी 2.5 लगा और अभी भी वस्तु विराम में ही है। अब थोड़ा सा बल बढ़ाकर जैसे ही 2.6 का हम न्यूटन का फोर्स लगाया, वस्तु द्वारा अभी भी 2.5 न्यूटन ही लगा पाया गया। इससे नेट फोर्स 0.1 न्यूटन का जनरेट हुआ और बॉडी क्या आ गई? आपके मोशन में, गति में। ठीक है, ठीक है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसा कि हम फर्स्ट स्लाइड से देखते आ रहे हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल क्या करते हैं? बाहरी बल का विपरीत कार्य करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग देखते आ रहे हैं। अब आते हैं टाइप की। 2 टाइप के होते हैं। जैसा आप पिछले डायग्राम में आपने देखा कि जैसे 1 न्यूटन लगा, बॉडी स्थिर थी, घर्षण बल भी 1 न्यूटन लग रहा था। आपने 2 लगाया, वो भी 2 लगाया। आपने 2.5 लगाया, वो भी 2.5 लगाया। लेकिन जैसे ही आपने 2.6 लगाया, वो 2.6 नहीं लगा पाया और वस्तु क्या आ गई? मूवमेंट में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, तो अब जब मोशन में आएगी तो क्या घर्षण नहीं होगा सरफेस से? फिर भी घर्षण होगा, लेकिन वो घर्षण कौन सा होगा? गतिज घर्षण। और अब तक जो घर्षण हो रहा था वो स्टैटिक घर्षण हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक बोल रहे थे? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। जैसा जितेंद्र को डाउट हुआ था कि क्या जब वस्तु चलेगी तभी घर्षण होगा? नहीं, अगर घर्षण नहीं होता तो वस्तु वहां रख ही नहीं पाती ना, स्थिर रह ही नहीं पाती। बिना घर्षण में कैसे रख पाओगे? अगर सतह बाहु काफी चिकना है, दोनों के ये नहीं है तो क्या होगा? फिसल जाएगी, वो बॉडी वहां रुक ही नहीं सकती। तो वहां पे क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो स्टैटिक घर्षण लग रहा है। और जब वस्तु चलती है किसी सरफेस पे तो गतिज घर्षण लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 प्रकार देख रहे हैं। यहाँ पे पहला आपका स्टैटिक घर्षण, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा आपका आ रहा है गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको। स्टैटिक घर्षण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती, यानी मोशन में नहीं चल रही थी, यानी कब तक? उस वाले डायग्राम के अनुसार 2.5 न्यूटन तक। ठीक है, बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य कर रहा था, जो आप बल लगा रहे थे 1 न्यूटन, वो भी 1 न्यूटन,
2 न्यूटन 2 न्यूटन 2.5 न्यूटन 2.5 न्यूटन, यानी आपके द्वारा लगाए गए बल के विपरीत जो बल कार्य कर रहा था वही है घर्षण बल, वही लिखा हुआ है। उसको कौन सा घर्षण कहते हैं? इसको स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए यदि बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जब तक वस्तु गति शुरू न कर दे तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत रहता है, जैसा मैंने वहां बताया था। आप जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वो अपने आप को एडजस्ट करती जाएगी। हाँ, एक बार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या है? अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा, अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया? गतिज फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, अब आपका डायनेमिक फ्रिक्शन, यह है आपका गतिज फ्रिक्शन। क्या है? यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो धीरे गति करने लगती है। कौन सा कंडीशन? 2.6 न्यूटन वाला। जैसे ही 2.6 न्यूटन लगा, आपकी बॉडी क्या करने लगी? मूवमेंट करने लगी, बॉडी चल पड़ी। ठीक है, बॉडी में मोशन आ गया। ठीक है, जब वस्तु गति शुरू करने दे तो उसकी सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे ही गतिज करता है। ठीक है, उसे ही गतिज घर्षण कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन जो कह लीजिए। ओके, जैसे ये डायग्राम हमने फिर से यहाँ पर डाला है, यहाँ पे इसको आप लोग बात करेंगे। देखिए 2.5 तक स्थिर थी, जैसे 2.6 हुआ आगे बढ़ गई, क्योंकि उसकी अप्रोच करने की क्षमता 2.5 मीटर तक की, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, टाइम हम लोग का समाप्त हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सटेंड करता है कि नहीं करता है। तो अब गतिज घर्षण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या है कि स्लाइड करते हुए चले, ये सरफेस है और ये स्लाइड करते हुए जा रही है। मतलब क्या है कि दोनों के सरफेस पे पूरा का पूरा कांटेक्ट हो रहा है, इसका जो सरफेस है और इसका सरफेस एरिया है, पूरा एरिया कांटेक्ट हो रहा है और इस पे चल रही है। इस टाइप ऑफ जो फ्रिक्शन होता है इज नोन एज, आपका क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फिसलन घर्षण, फिसलते हुए चल रही है इसके ऊपर। और एक होता है रोलिंग, मतलब जो आपके गेंद हैं या बेरिंग ओरिंग है वो क्या है? घूमते हुए चलती है सरफेस के ऊपर, एक फ्लैट सरफेस पे, वो होता है रोलिंग। आपको डायग्राम से हमने दिखाया है, यहाँ देखिए आपका, ये आपका पूरा का पूरा सरफेस से चल रही है, ये आपका क्या है? स्लाइडिंग घर्षण है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और ये रोलिंग, एक गेंद देखिए सरफेस से चल रही है, तो ये आपका क्या है? रोल करते हुए जा रही है। देखिए ये पूरा का पूरा इस एरिया में देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए जो कर्व बना रही है, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट पे, ये आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, इसमें एक चीज देख लीजिए, स्लाइडिंग घर्षण में क्या होता है, यह वस्तु जब अनुभवी घर्षण करता है, अनुभव चलती है, इतना पता है। स्लाइडिंग घर्षण का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो हमेशा सीमांत घर्षण से क्या होता है? कम होता है उसकी तुलना में, ऑलवेज आपका लेस होगा। सीमांत घर्षण क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, इसके बाद वाले स्लाइड में। ठीक है, अब इतना जान लीजिए, एक सीमांत घर्षण होता है। सीमांत घर्षण जान लीजिए, बता दे रहे हैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड से पहले। सीमांत घर्षण आपके जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक आपके घर्षण है, उसका अधिकतम मान है। कौन सा मान? 2.5 न्यूटन, मतलब वह अधिकतम मान जिसपे बॉडी अब मूव करने के लिए तैयार हो जाए, वही कहलाती है सीमांत। मतलब एक सीमा है, आपने देखा था ना 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, मतलब क्या? एक सीमा पे रुक गई। दैट्स व्हाई इट्स नेम सीमांत, सीमा से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका नाम है सीमांत। एक सीमा है इसके पास, उस सीमा से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आगे आपको बता दिए हैं, अभी आगे आएगा और डिटेल में बताएंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, मतलब इसकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है इसके कंपेयर में कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट होता है, इसमें क्या है? सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट। आगे देखते हैं घर्षण के नियम क्या है। ये 4 नियम है जो आपको बहुत ही दिमाग में एकदम घुसा लेना होगा। जिनको समझ में आ जाए उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन महानुभावों को समझ में ना आए वो इसको रट्टा मार, उनके पास कोई और विकल्प नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान रट्टा मार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम हाथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है? घर्षण बल संपर्क सतहों के बीच, सही है, घर्षण बल आता ही मेरे लाल संपर्क सतहों के बीच, तो फर्जी बातें हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है तो डिफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। घर्षण बल संपर्क सतहों के बीच, जब संपर्क सतह ही नहीं होगा तो घर्षण बल कहाँ से आएगा? वही लिखा है, घर्षण बल संपर्क सतहों के बीच लगने वाले समान प्रतिक्रिया के आनुपातिक होते हैं। मतलब क्या है कि जो
घर्षण बल जो संपर्क सतहों के बीच में लग रहा है, उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, जो Fg लग रहा था ऊपर N लग रहा था, उसके अनुपातिक होता है। ठीक है, अगर वस्तु ज्यादा भारी होगी तो क्या होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, Mg ज्यादा लगेगा, तो N भी ज्यादा लगेगा, और वो जब ज्यादा होगा तो उसको आपको खींचने में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा वो भी ज्यादा लगेगा। मतलब दोनों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बोल रहा है। तो होता ही कॉमन सेंस है, लेकिन बोल रहा है नियम, पहला नियम यही है। ऑब्जेक्टिव में नियम पूछे जाते हैं कि इनमें से घर्षण के नियम कौन है, एक नियम डाल देगा, बाकी 3 तो फालतू चीज डाल देगा, उसमें से आपको चुनना पड़ता है कि कौन सा नियम। इसलिए इन 4 नियमों को कंसल्ट कर लीजिए दिमाग में, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अब ये बताओ, ये कौन सी बात है, ये तो करती ही करती है, हम इस दिशा में चलना चाहते हैं, घर्षण उसका विरोध करती है, ये भी नियम। ठीक है, इसीलिए देखो जो चीज है वही तो नियम बना है भाई, ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि हम ये बना देंगे। जो जो प्रकृति में थी, साइंस ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करके बोला कि दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल, बस वही कुछ। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वेरी गुड, करेगा, बिल्कुल करेगा, पहले ही बताए हम आपको कि कोई सतह चिकनी हो सकती है, कोई कम रुखरी हो सकती है, कोई ज्यादा रुखरा हो सकता है,